इसको जरा बेसिक प्रिंसिपल ये लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन का। 3 kg 2 kg सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा वेक्टोरियल फॉर्म में। मोमेंटम एनर्जी नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर। ये अब तक तो वो समझ गए हो ना, जहाँ जितने फाइनाइट मास मोमेंटम। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मोमेंटम कोलिजन से पहले वाला अगर निकाले तो कितना बनेगा देखो। हाँ जी, कितना मोमेंटम लिखोगे यार कोलिजन से पहले दोनों का अगर कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो 3 kg मास और 5 मीटर पर सेकंड, तो 3 × 5 तो ये हो गया 15 आई कैप डायरेक्शन में। और दूसरा 2 kg मास -3 मीटर पर सेकंड जे कैप, तो 2 × -3 -6 जे कैप। तो ये आप वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल मोमेंटम 15 आई कैप -6 जे कैप। और मोमेंटम कोलिजन के बाद का निकालें अगर, तो ये स्टिक हो रहे हैं, दोनों मास से स्टिक करेंगे तो टोटल मास की जो वैल्यू बनेगी 3 kg एंड 2 kg अगर स्टिक करेंगे तो टोटल मास हो गया 5 किलोग्राम। और उसकी वेलोसिटी वेक्टोरियल फॉर्म में वी के लिखो आप एज अ वेक्टर, और दोनों को इक्वेट करके फाइनल वेलोसिटी निकाल दीजिए बस। मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर से डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। आ जाएगा? यस सर। नहीं, अब ये बताइएगा जरा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर में से क्या रिलेशन चल रहा है अगर रेशियो फाइंड करना हो। व्हाट वाज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। पहला पार्ट बहुत इजी है इसका, 2 डायमेंशन नाम का ही है खाली। इसमें रूल ये होता है कि मोमेंटम को कंजर्व करेंगे इन अ वेक्टोरियल फॉर्म, मतलब कि एक्स एक्सिस पर अलग मोमेंटम कंजर्व कराओगे, वाई एक्सिस पर अलग मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर में, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। हाफ 3 kg मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 25 प्लस सेकंड पार्टिकल हाफ 2 किलोग्राम मास 3 इसकी वेलोसिटी हो गई। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाली जब निकालेंगे तो इट इज हाफ, आफ्टर में ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो 3 + 2 5 किलोग्राम का मास हो जाएगा। हो जाएगा ये। और जो वेलोसिटी आफ्टर वाली है वो इन दोनों से जो कंजर्व करके आएगा, मोमेंटम कंजर्व करके जो वेलोसिटी आएगी तो वो इतनी आएगी 15 आई कैप -6 जे कैप इक्वल टू 5 वी वेक्टर। तो जो वी वेक्टर आएगा वो आ जाएगा 3 आई कैप। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो आप ये आया होगा वेलोसिटी की वैल्यू 3 आई कैप -1.2 जे कैप मोमेंटम कंजर्व करके। यस और इस वेलोसिटी का मॉडुलस लेकर के उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर और 1.2 का स्क्वायर 9 + 1.5 जी। इससे निकाल सकते हैं कि टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ इसमें। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिफोर काइनेटिक एनर्जी माइनस आफ्टर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, बिफोर माइनस आफ्टर से लॉस मिल जाएगा, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनमें रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं लगाते हैं, बता दें आपको, जो 2 डायमेंशन के कोलिजन्स हैं इनमें रेस्टिट्यूशन नहीं लगाओगे, मोमेंटम ही कंजर्व कराते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर।
अगला एग्जांपल लिखना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। A 3 kg particle, a 3 kg particle initially at rest, a 3 kg particle initially at rest on a horizontal frictionless surface, comma, hit by a 2 kg particle moving along positive x-axis, with a 2 meter per second, after collision, 2 kg particle has a speed of 1 meter per second, at an angle of 53 degree, with a positive x direction, Find the fraction of kinetic energy lost in the collision. Fraction of kinetic energy lost in this collision. तो एक देखना प्रॉब्लम को। 3 kg पार्टिकल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में? रेस्ट पर 3 kg रेस्ट पर। 2 kg वाला पार्टिकल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। ये स्टेटस आपका कोलिजन से पहले वाला है। कोलिजन के बाद के बारे में भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। कोलिजन के बाद के बारे में 2 किलोग्राम के बारे में बताया गया आपको। 2 kg वाला पार्टिकल की स्पीड दी गई है और डायरेक्शन भी दिया गया उसका, है ना। स्पीड कितनी की बनी इसकी 1 और डायरेक्शन दिया गया 53 डिग्री एंगल पे। तो कोलिजन के बाद 2 kg 1 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 3 kg वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कल भी हम लोगों ने कहा था ना कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो तो आपको रीजनिंग के बेस पर लाना पड़ेगा। तो 3 kg का मूव करने की डायरेक्शन का रीजनिंग लगाओ, क्या आएगा बताना है क्या आएगा? रीजनिंग फॉर डायरेक्शन ऑफ 3 kg क्या लगाओ? रीजनिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ 3 kg मतलब 3 kg कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इसके लिए रीजन। और वो रीजन ये होना चाहिए कि मोमेंटम एक्स एक्सिस पर भी कंजर्व होना चाहिए और वाई एक्सिस पर भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। कोलिजन से पहले हमारा वाई डायरेक्शन में क्या मोमेंटम चल रहा है? तो कोलिजन से पहले अगर वाई डायरेक्शन में 0 मोमेंटम है तो कोलिजन के बाद भी वाई डायरेक्शन में 0 मोमेंटम आना चाहिए। दोनों का मिला करके, मतलब इन दोनों के मोमेंटम का वाई डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ऐड करें तो मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम इन वाई डायरेक्शन प्लस मोमेंटम ऑफ 3 किलोग्राम इन वाई डायरेक्शन, ये मिल करके कोलिजन से पहले जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है उसके बराबर होना चाहिए। कोलिजन से पहले वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के वाई डायरेक्शन के मोमेंटम की टोटल वैल्यू 0 आएगी। 2 किलोग्राम की मोमेंटम का वाई कंपोनेंट ऊपर के साइड पे जा रहा है, तो 3 किलोग्राम के पास एक वाई एक्सिस पर मोमेंटम आना चाहिए नीचे के साइड पर, ताकि दोनों का वाई डायरेक्शन का मोमेंटम एक दूसरे के साथ ऐड होकर के और 0 आ जाए।
तो 3 किलोग्राम की एक वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, उसको वी से डिनोट करेंगे। ये रीजनिंग लगाओगे आप, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रीजन यूज करते हुए डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ये बात समझ में आई? बिकॉज वाई एक्सिस पर 0 मोमेंटम है, तो जितना वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 2 किलोग्राम के पास है, उतना ही वाई डायरेक्शन का मोमेंटम 3 किलोग्राम के पास अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। और एक्स एक्सिस पर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए 3 किलोग्राम की एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी देखेंगे, उसको कुछ वी एक्स मान लेंगे। और अभी इक्वेशंस ये बनाओगे। पहला बताना यार, कोलिजन से पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है दोनों पार्टिकल का मिला करके देखें। अगर मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस 2 × 2, ये हो गया 2 × 2 4 प्लस 3 किलोग्राम वॉज एट रेस्ट, 0 मोमेंटम। कोलिजन के बाद 2 किलोग्राम का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो 2 × 1, और एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो cos 53 डिग्री कंपोनेंट, प्लस 3 किलोग्राम का एक्स एक्सिस के अलाउंग मोमेंटम 3 × Vx। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन Px वाली, कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। देन कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग कोलिजन से पहले 0 मोमेंटम, कोलिजन के बाद इसे 2 किलोग्राम का वाई एक्सिस पर मोमेंटम, तो 2 × 1 sin 53 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 3 किलोग्राम का वाई एक्सिस पर मोमेंटम नेगेटिव साइड पर, -3 × Vy। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। Vx और Vy दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो वो पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है, यानी क्या निकालना है आपको, फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है। तो इट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले वाली, कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, माइनस कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा लॉस। फ्रैक्शन निकालने के लिए कोलिजन से पहले वाले एनर्जी से डिवाइड करोगे, बिफोर माइनस आफ्टर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द बिफोर काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो है तो ये आसान टॉपिक, बट फिर भी गलत तो होता ही है इसमें भी। के बिफोर में किसके पास एनर्जी है, कोलिजन से पहले वाले स्टेटस देखें अगर, तो हाफ 2 × 2² प्लस, और तो कुछ है नहीं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर, माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, उसमें 2 किलोग्राम के पास हाफ 2 × उसकी स्पीड गिवन है 1, और 3 किलोग्राम की जो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे उसमें Vx का भी यूज होगा और Vy का भी, तो इट इज हाफ 3 Vx² प्लस Vy²। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। आंसर लाओ इसका, देखो बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर बैठ के लग सकता है कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन पेपर में यही नहीं होता। हाँ, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन करने बैठोगे तो दिक्कत होगी। सेम ही आएगा, वो यही चीज आएगी।
सेम ही आएगी। तुम्हारा कितना आंसर बता रहे हो? 1960 60 ना, मतलब ठीक है। हमने तो 19/16 तो 1 से ज़्यादा हो जाए, वही मैं चौंक गया। और एग्जांपल लिखने जल्दी सीखो। चैलेंज समझना, चैलेंज ये होता है ना, आंसर नहीं आता पेपर में भाई। 19/16 अगर ये आंसर आप पूरा ला पा रहे हो तब तो ठीक है। हाँ सर, यही आ रहा है। 19/16 अगला एग्जांपल लिखना है। 19/60 का आंसर लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अ प्रोटॉन, देखिए अ प्रोटॉन collides elastically, a proton collides elastically with another stationary proton. A proton collides elastically with another stationary proton. The incoming proton has an initial speed of 3.5 into 10 raised to the power 5 meter per second. After the collision, सर एक और स्पीड बता दीजिए। 3.5 into 10 raised to the power 5. After the collision, the first proton moves at 37-degree angle with original direction. Find the speed and direction for the second proton. Find the speed and direction of second proton. Find the speed and direction of second proton after the collision. मतलब कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का मतलब दो आइडेंटिकल मास है। एक मास आपका रेस्ट पे दिया गया है, सेकंड वाला मास किसी वेलोसिटी से आ रहा है, मान लीजिए v नॉट वेलोसिटी से। इस v नॉट की वैल्यू दी गई है आपको 3.5 10 टू द पावर 5। इनको 1 2 का नंबर कर दें अगर, तो ये स्टेटस कोलिजन से पहले है जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और कोलिजन के बाद एज पर द स्टेटमेंट फर्स्ट वाला प्रोटॉन जो है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 37 डिग्री के एंगल पर चल रहा है। और दूसरे वाले प्रोटॉन के बारे में कुछ मालूम नहीं कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्या स्पीड होगी। क्या रीजनिंग लग रहा है आपका वैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन का रीजनिंग यूज करके देखो आप, सेकंड वाले प्रोटॉन की डायरेक्शन क्या उम्मीद कर रहे हो, कहाँ पे आनी चाहिए? सर वी बाय नेगेटिव और वी हाँ और नीचे की तरफ। नीचे और मतलब ऊपर कुछ साइड। ऐसे मान लें इसका। हाँ यस सर।
एट Yes, सम sir. थीटा एंगल। इस तरफ डायरेक्शन मानने का रीजन क्या है कि वाई डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और इधर वाई एक्सिस का मोमेंटम जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में जितना इसका पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम हो उतना उसका नेगेटिव साइड मोमेंटम आ जाए। इस वजह से कुछ ऐसा थीटा मानोगे। फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड v1 मान लेते हैं जो कि अननोन है, सेकंड पार्टिकल की स्पीड v2 वो भी अननोन है, और ये एंगल थीटा ये भी अननोन है। तीन अननोन है इसमें। क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में हमें कुछ भी नहीं दिया गया एक्सेप्ट इनिशियल स्पीड के अलावा बाद के बारे में कोई स्पीड नहीं दी गई है। लगाओ कैसे करोगे। पहली इक्वेशन लगाइए एक्स एक्सिस पर मोमेंटम कंजर्वेशन की। बोलना क्या लिखेंगे इक्वेशन है जिसमें एक्स एक्सिस पर इनिशियल मोमेंटम, सिंबॉलिकली कर लो, वैल्यू बाद में रख लेंगे, मतलब अगर वी नॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो एम वी नॉट, और बाद में कोलिजन के बाद जो डायग्राम है उस हिसाब से एक्स एक्सिस का मोमेंटम V1 cos 37. एम वी वन कॉस 37, तो एम वी वन कॉस 37 एक इक्वेशन, प्लस एम वी टू कॉस थीटा, cos theta. ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस को कंजर्व करें अगर, तो कोलिजन से पहले वाई डायरेक्शन में किसी के पास कोई मोमेंटम नहीं है, यानी कि जीरो मोमेंटम ऑन द वाई एक्सिस। कोलिजन के बाद पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम वाई एक्सिस पर निकालेंगे, तो ये m इंटू वी वन मल्टीप्लाइड बाय साइन 37 पॉजिटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल 1 के मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, पार्टिकल 2 की मोमेंटम का वाई कंपोनेंट नेगेटिव साइड पर माइनस एम वी टू साइन थीटा। अननोन 3 है, 2 इक्वेशंस बनी है, एक और इक्वेशन चाहिए होगी अभी। इससे सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज v1 भी अननोन है, v2 भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। Sir, Yes, relative sir. speed करवाने का कुछ elastic है। सर रिलेटिव वेलोसिटी। Elastic रिलेटिव होगा. वाली नहीं लगती इसमें नहीं लगती है, इसमें रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन नहीं आएगी। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन इन क्वेश्चंस में नहीं लगाई जाती है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि सुनिए रेस्टिट्यूशन की एनर्जी इक्वेशन क्यों नहीं लगा कंजर्वेशन। सकते हो। हाँ, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन के लिए कल कहा गया था कि वेलोसिटी का नॉर्मल वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, और नॉर्मल और टेंजेंट पार्टिकल में कैसे डिफाइन करोगे। नॉर्मल टेंजेंट तो उन बॉडीज में डिफाइन होता है जिनका कोई ज्योमेट्री हो, मतलब जिनका कोई साइज होगा उसमें तो नॉर्मल टेंजेंट आएगा ना। ये तो पार्टिकल्स हैं, तो इनमें नॉर्मल डिफाइन नहीं किया जा सकता, टेंजेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यूज नहीं होगी इसमें। आपको कुछ और ही सोचना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन के अलावा कुछ सोचिए। हाँ, तो उसके बारे में बोला है इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व कराओगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो तीसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बनेगी, जो कि कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन। बट तीसरी वाली इक्वेशन हर कोलिजन में तो नहीं हो सकती ना। तीसरी वाली इक्वेशन तो सिर्फ वहीं पर हो सकती है जहां पर नेचर ऑफ कोलिजन कैसा दिया गया हो, इलास्टिक दिया गया हो। अब इसके बाद भी चैलेंज है अभी, मतलब यहाँ तक होने के बावजूद भी एक चैलेंज ये है कि अब इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, v1 v2 और थीटा तीनों निकालो कैसे। और सब कुछ एग्जाम प्रेशर के अंदर, ये भी सोच के चलिए।
मतलब कि 3.5 इंटू 4, 12 14 बाई 5, हाँ ठीक है, 4/5 वी नॉट ना, हाँ ठीक है। हमारा आया V1 4/5 वी नॉट। देखो अब यहाँ पर टाइम अपना कैलकुलेट करो, कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, और वो भी तब जब इक्वेशन तुमको किसी और ने बना के रखी हुई है सामने बोर्ड के ऊपर। कल का एक लेक्चर याद करो जरा, सुनो, कल एक लेक्चर डिस्कस हो रहा था ऑब्लिक, वो जो स्ट्राइकर और टारगेट वाला एक कोलिजन हो रहा था, HCV का प्रॉब्लम नंबर 63। HCV प्रॉब्लम नंबर 63 याद करिए, जिसमें क्या हुआ था कि दो मासेस जब आइडेंटिकल थे और उन्होंने इलास्टिक कोलिजन किया था, तो उसमें क्या प्रूफ करने को दिया था उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 63, HCV का एंगल क्वेश्चन 90 नंबर डिग्री 63, उसमें यही प्रूफ करने को कहा था कि जब दो मासेस आइडेंटिकल होंगे और वो इलास्टिक कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन के बाद उन दोनों के मूव करने की जो डायरेक्शंस होंगी, उनमें आपस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। हाँ, तो अगर आप उस चीज को डायरेक्टली यूज कर लेते तो फायदा मिल जाता। ये दो आइडेंटिकल मास हैं और कोलिजन भी इलास्टिक हुआ है, तो ये टोटल एंगल जो बनेगा इन दोनों के बीच में 90। ये थ्योरम है भाई आपकी कोई, तो इसका यूज अगर हम कर लेते हैं, यानी कि थीटा प्लस 37 डिग्री शुड बी 90 डिग्री, तो इससे एक थीटा आपको डायरेक्ट मिल जाता, उसके बाद फटाफट आंसर्स मिल जाते हैं। HCV क्वेश्चन नंबर 63, जिसका कल हम लोगों ने एक जनरल डेरिवेशन भी किया था कि 90 डिग्री पर मूव करने की जनरलाइज कंडीशन बताई गई थी कि M1/M2 शुड बी रेस्टिट्यूशन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये हमेशा ध्यान रखोगे आप, अगर सिमिलर मास है और इलास्टिक कोलिजन हुआ है और उनमें एक पार्टिकल पहले रेस्ट पे है और दूसरा वाला चल रहा हो, HCV प्रॉब्लम 63 को एज अ रिजल्ट ही बनाइए, आगे आगे के क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच गया सॉल्व करने का, थीटा डायरेक्टली मिल गया। क्या दिक्कत हुई भैया, नहीं आ रहा समझ? कल ही किया यार, कल का ही क्वेश्चन था भाई साहब। थीटा मिल जाएगा 53 डिग्री, और थीटा मिलने के बाद प्रॉब्लम आसान हो जाएगी अब इसमें। थीटा मिलने के बाद सेकंड वाले इक्वेशन से आपको V2 की वैल्यू V1 के फॉर्म में आ जाएगी। तो थीटा अगर 53 डिग्री मिल जाए तो सेकंड इक्वेशन से V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 निकाल सकते हो, और वो फर्स्ट इक्वेशन में V2 को रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको V1 मिल जाएगा, जो कि 4/5 V नॉट आ रहा है आंसर। V1 की वैल्यू 4/5 V नॉट, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर ये रिजल्ट याद रहता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि वैसे भी क्या होता है ना यार, सेकंड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टाइम टेकिंग है। आप सोच के देखो ना, स्क्वायर के टर्म को सॉल्व करना टफ नहीं होता है थोड़ा, ये रिजल्ट माइंड में रखिए ना। बट इसकी कंडीशंस कौन कौन सी थी? ये हमेशा 90 डिग्री नहीं आएगा, मास आइडेंटिकल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, और कोलिजन से पहले एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए। हेड ऑन कहाँ है? हेड ऑन तो नहीं है, हेड ऑन होगा तो 90 डिग्री कैसे नहीं बनेगा, फिर तो एक एक लाइन पे चलेगा। तो टॉपिक ही आपका कोलिजन इन 2 डायमेंशन चल रहा है। ठीक है।
तो आंसर आएगा V1 का आंसर आ रहा है यार न्यूमेरिकल वैल्यूज में, जो आंसर है बुक में वो है V1 का 2.8 इंटू 10⁵ और V2 का जो आंसर दिया इन्होंने 2.11 10⁵ 2.11 10⁵ आ रहा है ये आंसर, देख लो जरा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन। A block of mass m1, a block of mass m1 moving along east direction, block of mass m1 moving along east direction, moving along east direction with speed v0, with speed v0 collides with another block of mass m2, collides with another block of mass m2, m2 रेस्ट पे है, ब्रैकेट में लिख सकते हो एट रेस्ट। after collision the first block moves along south direction with speed v. Find the maximum possible value of v. Find the maximum possible value of v. Find the maximum possible value of v. निकालिए। तुम तो गलत कर रहे हो, रीजनिंग पार्ट बार बार तुम स्किप कर रहे हो। मैं बार बार कर रहा हूँ क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि दोनों मासेस कौन से डायरेक्शन में चलेंगे। ये वाला स्टेप अगर स्किप करोगे फिर नहीं होगा क्वेश्चन। किसी भी कोलिजन के न्यूमेरिकल में, कोलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल अगर सामने आ रहा है सबसे पहले ये सोचा जाता है कि डायरेक्शन क्या होगी इनके मूव करने की। ठीक है, इसको आदत बनाओ वरना फिर फंस जाओगे। आधा क्वेश्चन करोगे, आधे क्वेश्चन के बाद फिर नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है मेरे को। तो जो हम लोग कह रहे हैं पहले वो फॉलो करो। m1 चल रहा है v0 से ईस्ट डायरेक्शन में, m2 वाला रेस्ट पर है, क्वेश्चन में दिया गया है। जी बताओ क्या क्या बोला गया है, m1 के बारे में क्या कहा गया है? कोलिजन के बाद ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में जा रहा है v स्पीड से। m2 की डायरेक्शन तो डिसाइड करो पहले, m2 कौन सी डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये जानते हुए कि मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। तो पहले वो डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ही इक्वेशन बनाओ। डायरेक्शन पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद इक्वेशन बनाओ। तो ईस्ट डायरेक्शन पर मोमेंटम कंजर्व रखना है, मतलब सभी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए।
क्या बता रहे हो आप लोग? M2 आपके हिसाब से किधर चलना, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मतलब इसका एक वेलोसिटी आपका नॉर्थ साइड पे होना चाहिए, और इसका रीजन क्या है कि वाई इट शुड हैव वेलोसिटी इन द नॉर्थ डायरेक्शन? सर क्यों होना चाहिए? मोमेंटम नॉर्थ में क्यों होना मोमेंटम हर चाहिए? डायरेक्शन में कंजर्व है। नॉर्थ और साउथ वाले मोमेंटम आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए, क्योंकि कोलिजन से पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर जीरो मोमेंटम है तो कोलिजन के बाद भी आपका नॉर्थ और साउथ मिल करके जीरो आना चाहिए। तो एक कंपोनेंट तो साउथ डायरेक्शन में आएगा। कोलिजन से पहले मोमेंटम ईस्ट डायरेक्शन में था, यहाँ पर भी आपको ईस्ट डायरेक्शन में मोमेंटम चाहिए। तो इसका मतलब M2 की एक वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में होगी और एक वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। और ये निकाल भी सकते हैं, कितना कितना होगा ये भी निकाल भी सकते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आएगी और नॉर्थ डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आएगी, ये निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से। भाई हम तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना, देख करके लगता है कि यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम कर ले जाएंगे। जब करने बैठने समझ में आता है कि अननोन्स बहुत सारे आ रहे हैं, अननोन आ रहे हैं ना, यही मैं क्या पहले तो अननोन कैसे एलिमिनेट होंगे? पहले ये बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ये निकालने के लिए क्या करोगे आप? M1 का साउथ डायरेक्शन वाला मोमेंटम और M2 का नॉर्थ वाला मोमेंटम बराबर करोगे। तो M1 इंटू वी, मतलब अगर हम इस तरफ वेलोसिटी को Vy मान लेते हैं और इस तरफ वेलोसिटी को Vx मान लेते हैं, तो M2 इंटू वी वाई और M1 इंटू वी, क्या रिलेशन चलना चाहिए इनके बीच में? ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड पर इक्वल, इससे Vy निकाल सकते हैं। तो Vy की वैल्यू M1 V अपॉन M2, और Vx निकालने के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन पर मोमेंटम कंजर्व कराओ। M1 इंटू वी नॉट, मोमेंटम ऑन ईस्ट डायरेक्शन, शुड बी M2 इंटू Vx, इससे Vx फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्या दिक्कत तुमको आ रही है भाई? अच्छा, तुमने इसको कुछ थीटा एंगल पर मान लिया होगा। तो थीटा कैसे हटाओगे? ठीक है, तो अब उसके बाद उसका मैक्सिमम कैसे निकालोगे? इसमें ये भी तो पूछा है ना कि ये जो v है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। भाई मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का मतलब किसी तरीके की कोई इनइक्वलिटी टाइप आएगी। मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम तो इनइक्वलिटीज में ही होता है, और कहाँ होता है? तो उसके बारे में सोचो ना आप, और क्या कर सकते हैं इसमें। कोलिजन के न्यूमेरिकल्स में मोमेंटम कंजर्वेशन कराना होता है, वो कर लिया, इसके अलावा रेस्टिट्यूशन इसमें लगता नहीं है। अब क्या बचा आपके पास? अभी भी नहीं हिंट तो मिल पा रही है। भाई कोलिजन के क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन हो गई, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, वो कोलिजन इन टू डायमेंशन के क्वेश्चन में लगाते ही नहीं हम लोग। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इलास्टिक, इलास्टिक नहीं दिया तो क्या, इसका मतलब क्या नहीं कर पाओगे? अगर दिया होता तो क्या कर लेते? सर एनर्जी कंजर्व। अच्छा, नहीं दिया तो क्या कर लें फिर? एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते ना, तो क्या बढ़वा सकते हो एनर्जी को? मतलब ऐसा हो सकता है कि कोलिजन के बाद एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाए, नो या सर। तो कम हो जाएगी या बराबर होगी। यस सर। तो अब आप तीसरी कंडीशन ये लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद वाली जो होगी, या तो ये लेस देन होगी या फिर ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी, क्योंकि नेचर ऑफ कोलिजन गिवन नहीं है इसमें।
तो अगर इलास्टिक होगा तो इक्वल टू, इनइलास्टिक होगा तो लेस देन का साइन आएगी। या ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये मोर देन का साइन आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर। वो तो नहीं होगा ना, इस केस में तो नहीं होगा ना। यस सर, इस केस में। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाली हाफ m1v² प्लस हाफ m2, या फिर गलती होती है m2 की काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त m2 की काइनेटिक एनर्जी में vx² भी आएगा और vy² भी आएगा, और जो vx² आएगा उसकी जगह पर ये रखोगे, और प्लस vy²। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर विच इज हाफ m1v0²। भैया कोलिजन के क्वेश्चन में इसके बाद कुछ मत सोचा करो, टोटल 3 चीजें आती हैं कोलिजन में, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन, रेस्टिट्यूशन, या फिर एनर्जी। चौथा कोई कंसेप्ट नहीं है। और जो आंसर दिया है वो अब चेक करना है यार, आंसर लिख दे रहे हैं। आंसर आ रहा है v इज लेस देन इक्वल टू v0 एंड रूट ऑफ, चेक कर लेना आंसर, ये आंसर दिया है, बाकी सही है गलत है। ये आ रहा है v इज लेस देन इक्वल टू v0 रूट ऑफ m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1। अब आंसर तो यही दिया है इसने यार। ये आ गया ना, मैक्सिमम आ गया, v की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू v की जो होगी वो इक्वल टू साइन पर आएगी। ये आ रहा है v लेस देन इक्वल टू v0 स्क्वायर रूट m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1। आ रहा है ना ये। यस सर, आ गया। हमारा क्या हो रही है, कितना नहीं आ रहा। हाँ मतलब वो एक तरीके से वही हुआ कि मैक्सिमम का केस आएगा जब एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। और लॉजिकली भी सोचो ना, अगर मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल में है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, कोई एनर्जी का लॉस ना होगा तो ही मैक्सिमम वाला केस आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
नहीं, क्यों मुश्किल क्यों है? टाइम तो लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ इन सब क्वेश्चंस में कोलिजन इन 2 डायमेंशन की थ्योरी आसान है, लेकिन करने में बहुत टाइम लगता है इसको। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट समझिए ना, जो आंसर आपका आया है वो आंसर वैलिड तभी होगा, कौन सा मास ज्यादा होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो इस आंसर की M2 वैलिडिटी ज्यादा के लिए होना कंडीशन क्या है? M2 should be more than M1. M2 should be. This answer is valid only when M2 is more than M1. M2 should be more than M1. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला टॉपिक लिखना यार। वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं फाइंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये भी जस्ट एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। मतलब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप HCV हो तो HCV में मतलब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम लोग ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो HCV में 7th नंबर क्वेश्चन देखो, अगर आप पेज नंबर 160 पे 7th नंबर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसका। 160 पर 7th नंबर क्वेश्चन अगर देखो तो उसमें कोई कई सारे पार्टिकल तुम्हें दिए गए हैं। इसमें देखा 4-5 पार्टिकल्स दिए गए हैं और हर पार्टिकल का अपना एक स्पीड दिया गया, अपनी एक डायरेक्शन दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। 160 पर 7th नंबर क्वेश्चन। लॉजिक क्या होता है इनके लिए? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो कहीं पर भी फॉर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें लगाओगे ये कंसेप्ट यार, इट इज बेसिकली m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसको डायरेक्टली लिख लें, कोई लॉजिक पार्ट नहीं है। सीधा सीधा इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे। लिखो तो हालांकि उस क्वेश्चन में तो खाली वेलोसिटी पूछी है सेंटर ऑफ मास की, तो उसके लिए तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू टोटल मास multiplied by the velocity of center of mass, total mass into velocity of center of mass। अब सुनना बता रहा, अब इसमें ना अभी गलती मत करना, वरना रोटेशनल मैकेनिक्स बिगड़ जाएगा आपका। टोटल मास तो यही होगा ना जो डिनोमिनेटर में रखा गया है, टोटल मास, और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज बेसिकली हो जाती है m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम एज सम ऑफ मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड कर लीजिए तो वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आ जाएगा।
इसकी सीरियसनेस समझना अभी, कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालना है या फिर अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम ऐड करना है, दोनों का मतलब एक ही है, राइट यार। ये हम रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, और वो रोटेट कर रही हो विद सर्टेन एंगुलर स्पीड, रिंग रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द रिंग? क्या आंसर लिखोगे? रिंग विच रोटेट्स विद ओमेगा, व्हाट इज द मोमेंटम इन द रिंग? तो रिंग रिंग अपने आप में कई सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन नहीं हुआ? तो रिंग का हर इंडिविजुअल पॉइंट, रिंग के हर इंडिविजुअल पॉइंट की बात करोगे तो हर इंडिविजुअल पॉइंट के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, बिकॉज हर इंडिविजुअल पॉइंट के पास कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। जब आप रिंग की बात कर रहे हो तो रिंग कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकल है, मोमेंटम ऑफ रिंग विल बी सेम एज द मोमेंटम ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसके अंदर क्या वेलोसिटी आ रही है? यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये पॉइंट वेलोसिटी पर चल रहा है, ये सभी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के सभी पॉइंट्स वेलोसिटी पर हैं। और जो सेंटर वाला पॉइंट है ये तो थ्रू आउट स्टेशनरी पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अंदर तो कोई वेलोसिटी है नहीं। तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी कैरिड बाय सेंटर ऑफ मास। उस हिसाब से इसका आंसर लिखोगे आप 0। इस रिंग में टोटल कोई मोमेंटम नहीं है। आपसे कहा जाए कि भाई एक रॉड है और उसका टॉप मोस्ट पॉइंट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट लेफ्ट साइड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो इसका सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो चल रहा है राइट साइड डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए, और 2 किलोग्राम की रॉड है। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ दिस रॉड? तो अगेन मास तो 2 किलोग्राम, बट उसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, कौन सी वेलोसिटी? तो ऐसा हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट, ऐसा तो पॉसिबल है, रिंग का एग्जांपल ले लिया आपने, रिंग के एग्जांपल से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि रिंग के हर पॉइंट के पास नॉन जीरो वेलोसिटी आ सकती है, बट सेंटर ऑफ मास में जीरो वेलोसिटी हो सकती है। सिमिलरली रॉड के अंदर हर पॉइंट की अलग अलग स्पीड आ सकती है, 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे अगर रॉड का मोमेंटम निकालना है तो जिस स्पीड से उसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इसलिए इसका रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत यूज आता है, क्योंकि आप वहीं पर रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, कोन, इन सब के बारे में जो बात होती है वो अगले ही चैप्टर में होती है। क्लियर है? तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास नॉन जीरो मोमेंटम है लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास जीरो मोमेंटम है? पॉसिबल है। कौन सा एग्जांपल दोगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव नॉन जीरो मोमेंटम बट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम? ये एग्जांपल दे सकते हैं? रिंग का। ये दे सकते हैं? जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम निकालोगे, बॉडी मतलब रॉड, डिस्क, स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, कोन, क्यूब, इनको बॉडीज बोलते हैं। मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी will be mass of the body multiplied by the velocity of the center of mass of that body। और रोटेशनल मैकेनिक्स में ये कई बार होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाकी के पॉइंट्स के वेलोसिटी से अलग आ जाए, क्योंकि अगर सबकी वेलोसिटी आइडेंटिकल है फिर वो रोटेशनल मोशन ही नहीं होगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन कराएगा। देखिए,
कुछ क्वेश्चन आंसर देखो भी थ्योरेटिकल हैं जो पेज 157 पर आइए जरा, पेज नंबर 157 पर, पेज नंबर 157, ऑब्जेक्टिव 1 का सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 सेकंड क्वेश्चन 157 पर ऑब्जेक्टिव 1 सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और ऑप्शन बी कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ए इंप्लाइज बी, बी इंप्लाइज ए, क्या है मतलब सही क्या है इसमें से? सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या मतलब निकला इसका? लाइन मतलब क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मतलब किसका लीनियर मोमेंटम हुआ? ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम मींस द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अगर वो कांस्टेंट है स्टेटमेंट ए के हिसाब से, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम उतना ही होता है जितना उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज सेम एज द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो स्टेटमेंट ए के हिसाब से तो ये निकल के आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट किसको इम्प्लाई कर रहा है? बी वाला ना, बिकॉज स्टेटमेंट ए का तो मतलब ये निकल के आया है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जरूर तो है नहीं कि जीरो हो, बट अगर बी वाला स्टेटमेंट सही होगा तो ए वाला अपने आप सही हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, ठीक। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पे जाइए जरा, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, क्या मतलब वो लाइन का? वेलोसिटी सेंटर जीरो। ऑफ मास रेस्ट पे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, इस लाइन का मतलब सिर्फ ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है। और बी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब कुल मिलाकर के ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और यही टॉपिक डिस्कस करना है आपको। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? रिंग में ये पूरी रिंग रोटेट कर रही है, याद करिए रोटेट करने वाले बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसके अंदर एनर्जी तो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जबकि सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? डी वाला भी मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो इसका ये मतलब तो हुआ नहीं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि मोमेंटम जीरो आए, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो आ सकती है। तो फिर इसका सही ऑप्शन बताना, देख लो, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, ये क्लैरिटी बन जाएगी तो चैप्टर आसान हो जाता है फिर। चौथा क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट फिर से हैं। पहला, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल की बात की गई है, एक पार्टिकल है कोई। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में सिस्टम की बात की गई थी। सिस्टम का मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास के बारे में बात हो रही। फोर्थ क्वेश्चन में बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, इकलौता पार्टिकल है कोई, एक पार्टिकल, अकेला पार्टिकल है कोई, और कह रहे हैं कि उसका मोमेंटम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो फ्रेम पे डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट ये तो इनकरेक्ट हुआ। और बी वाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी फॉल्स है। नहीं, पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रेम पे तो डिपेंड करेगा ना, स्पीड तो फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स पे जाओ, देखो अभी देखो कैसे कंसेप्ट इंप्रूव होते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स में 11th नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी देखिए, ऑब्जेक्टिव 1 से पहले वाला जो है, बच्चा थोड़ा जल्दी देखो यार। 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, 11th question, if the total mechanical energy of a particle is zero,
Is its linear momentum necessarily zero? No, sir. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उनका टोटल जीरो आ रहा है, तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 50 हो, पोटेंशियल -50, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस और माइनस दोनों में जा सकती है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो आ रहा है, इसका ये मतलब तो है नहीं कि स्पीड जीरो हो जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम में और मे नॉट बी जीरो। 12th नंबर क्वेश्चन, if the linear momentum of particle is known, can you find the kinetic energy? कैसे, क्या क्या लगाएंगे, मतलब मोमेंटम पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? सर मास इनटू वेलोसिटी क्या है? p²/2m। ठीक है, और उल्टा वाला, if the kinetic energy of particle is known, can you find the linear momentum? दोनों सही है, मतलब कि मोमेंटम पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी, आप इसमें ये रिलेशन सोच रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो अगर मोमेंट, ऑब्वियसली मास पता होगा, मास पता होगा तो मोमेंटम पता है तो एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी पता है तो, बट दूसरा वाला सही नहीं है। एनर्जी पता है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, खाली डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेकंड वाले का आंसर नो हो गया। ये पार्टिकल की बात की, क्वेश्चन लैंग्वेज तो पढ़ो बच्चा, ये फंस जाता है। इसमें बात किसकी की जा रही है, सिस्टम की बात की जा रही है कि पार्टिकल की? पार्टिकल की। और यहीं पर अगर पार्टिकल हटा करके सिस्टम डाल दो तो पूरा पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। तो जब भी पेपर में आएगा तो ध्यान से करिएगा, पार्टिकल की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं। जहां पर सिस्टम की बात करेंगे वहां पर मोमेंटम का मतलब होगा सेंटर ऑफ मास। ये बात की गई है एक पार्टिकल की। इसका आंसर क्या होगा फिर यार 12th का? मोमेंटम पता है तो एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन एनर्जी पता है तो मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल पाएगा, डायरेक्शन नहीं निकल पाएगी। तो नो आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखना। ये आप देखिए पेज नंबर 159, पेज 159, जल्दी जल्दी करते हैं आपका। पेज नंबर 159, सॉरी 158, 159 और 158। पहले 158 पर एक क्वेश्चन है, 158 पर क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, इंटरनल फोर्स कैन चेंज। क्वेश्चन पेज नंबर 158 पर क्वेश्चन नंबर 8। मतलब इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बदल सकते हैं। ये तो हम लोगों ने इनफैक्ट पिछले जब वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हम तो इक्वेशन ही यही लिख रहे थे, याद करिए। तो हम लोग तो इक्वेशन ये लिख रहे थे कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इसके ऊपर तो हम न्यूमेरिकली कर रहे थे पिछले चैप्टर में। तो इंटरनल फोर्सेस के थ्रू हम एनर्जी बदल सकते हैं बट मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। सही आंसर क्या हुआ इसका? बी। इसके बाद इधर वाले पे आइए, 159 पर 7th नंबर क्वेश्चन, 159 7th नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 वाले में। ऑब्जेक्टिव 2 का 7th, अ ब्लॉक मूविंग इन द एयर ब्रेक्स इन 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स सेपरेट। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम, एक्सप्लोजन का केस हुआ ना ये, तो एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना यार इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। 8th वाले का जल्दी से आंसर बताओ। इन एन इलास्टिक कोलिजन,
अच्छा, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है फिर? ध्यान से करो जरा। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन पढ़िए और सी ऑप्शन पढ़िए, दोनों में कुछ सर डिफरेंस ए दिख रहा है? ऑप्शन में जिस समय कोलिजन हो रहा है उस समय पोटेंशियल एनर्जी का भी रोल आएगा। हाँ हाँ, जल्दीबाजी करोगे फिर फंस जाओगे, भी हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर बताओ सही। याद करिए, इलास्टिक कोलिजन के टाइम पर ये कहा था, इलास्टिक कोलिजन में ये कहा था कि जिस समय ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी लॉस हो जाती है। याद करिए, स्प्रिंग मॉडल याद करो कि पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, फिर बढ़ करके वापस उतरी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में तो बराबर हो जाएगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? हाँ, अब चेक कर लो आंसर आप, वरना जल्दीबाजी में पेपर में 100% लोग ए वाला टिक कर देंगे। वो स्टेटमेंट कोई नहीं समझ पाते हैं। बी भी लीनियर मोमेंटम तो होगा ही कंजर, लीनियर मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व होना है। समझ आए इसको? 9th फटाफट दिखे। 9th, a ball hits a floor and rebounds after an inelastic collision. फ्लोर वाला केस है। फ्लोर वाले केस में कल मना किया गया था, क्या नहीं करते हम लोग। फ्लोर वॉल इनसे जो कोलिजन्स होते हैं उनमें हमने कहा था कि मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाते हैं, क्योंकि मास फ्लोर का इनफाइनेट होता है, वॉल्स का इनफाइनेट मास होता है, तो उनमें मोमेंटम वाली बातें नहीं करते, रेस्टिट्यूशन वाली बात करते थे। तो अब बताओ इसका सही ऑप्शन। हाँ, तो यही तो कल डिस्कस हो रहा था कि आप सिस्टम में अगर आप फ्लोर को ले लोगे तो मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही, बट हम उसको इक्वेशंस में यूज नहीं कर पाते क्योंकि फ्लोर का मास नहीं मालूम होता। तो थियोरेटिकली नहीं, मल्टीपल ऑप्शन है ना यार इसमें, ऑब्जेक्टिव 2 है। देख लो, आपके पास बुक है, आंसर भी है यार, क्या दिक्कत है हमको? खुद ही सोच के आराम से बताओ। इस तरीके से बोलना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर सही हो जाए, ये नहीं कि आंसर पलट करके देखें और फिर से सही करें उसे। मैं या तो आंसर देखो नहीं, और देखो तो ये मान के चलो कि मेरा फाइनल आंसर है। आंसर देखने से पहले मालूम किया था कि आंसर देखने के बाद समझ में आया? पहले ही। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, तो ये तो सही स्टेटमेंट है यार। बॉल और अर्थ को सिस्टम ले लोगे तो मोमेंटम तो कंजर्व हो ही जाएगा। बट फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूमेरिकल में तो आज तक किया नहीं हम लोगों ने, तो उसका रीजन मैं क्लियर कर चुका हूँ कि अर्थ या फ्लोर का मोमेंटम आप लिख नहीं सकते हो, इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं बनाई जाती है, वहां पर रेस्टिट्यूशन बनाते हैं। और डी वाला, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ रिमेन्स कंजर्व, ये टोटल एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी, मैकेनिकल नहीं है। तो एनर्जी लॉस जो होगी वो भी एनर्जी के include हो जितने भी जाएगी। पॉसिबल फॉर्म है, साउंड, लाइट, हीट, थर्मल, सम, तो वो तो हमेशा ही कंजर्व होता है। उसका तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्मेशन होता है खाली। ये टोटल मतलब मैकेनिकल सा नहीं है। हम नेट पे सोल्यूशन देख रहे थे, कई जो कुछ लोगों के सोल्यूशन आते रहते हैं, वो टोटल को मैकेनिकल मान करके एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने और गलत सलत कंसेप्ट बना डाले। 11th क्वेश्चन जल्दी से, नहीं सॉरी, हाँ 10th और 11th जल्दी से ये देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जितने डाउट्स होंगे ना मन में सब रिमूव हो जाएंगे, इन क्वेश्चंस को कर लो, सारे डाउट रिमूव हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 का, ऑब्जेक्टिव 2 का 11th, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। अच्छा देखो, ए और बी कितने क्लोज ऑप्शंस हैं? ए और बी, ऑब्जेक्टिव 2 का 11th क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखिए। एक में कह रहे हैं वेलोसिटी इंटरचेंज होती है और एक में कह रहे हैं स्पीड इंटरचेंज होती है। सोच के बताइए, वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है कि ए सही है कि बी सही है? वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, जाने के
दोनों ही सही हो जाएंगे। मतलब ए सही होगा तो बी भी सही हो जाएगा ना, अपने आप सही हो जाएगा। यस बट सर। बी से ए सही नहीं हो सकता। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कि वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। मोमेंटम्स आर इंटरचेंज। ये भी सही होगा ना, जब सेम मास के हैं और वेलोसिटी इंटरचेंज होगी और मासेस सेम है, मोमेंटम भी इंटरचेंज हो गया। तो डी वाला सही है कि फास्टर बॉडीज स्लो डाउन एंड द स्लोअर बॉडी स्पीड्स अप। ठीक है, 10th वाला कंप्लीट कर लो यार, इसे बाद में लगता नहीं है। 10th वाला क्वेश्चन, अच्छा आप देखो जो स्टेटमेंट कल के न्यूमेरिकल में बार बार मैं कह रहा था कि फाइनाइट मासेस वाले क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं वहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, इनफाइनाइट मास वाले जहाँ पर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आप रेस्टिट्यूशन लगाते हो। यहाँ पर 10th क्वेश्चन में कह रहा अ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट बॉडी मतलब उसमें कुछ मास होगा। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों रेस्ट पे आ जाएं? नो सर। मोमेंटम कंजर्वेशन फेल कर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सही ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? डी भी नहीं हो सकता कि स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी रहे। नहीं, फाइनाइट मास में नहीं हो सकता, इनफाइनाइट में हो जाता ना। फ्लोर के साथ कोलाइड करिए तो फ्लोर तो पहले भी स्टेशनरी होगा, बाद में भी स्टेशनरी होगा। तो अगर नहीं होगा, थोड़ी बहुत वेलोसिटी आएगी जरूर, बहुत माइनर डिफरेंस है यार फाइनाइट। इधर ऑब्जेक्टिव 1 में 18, ऑब्जेक्टिव 1 का 18, ऑब्जेक्टिव 1 18 क्विकली इन एन इलास्टिक कोलिजन। ये फिर वही स्टेटमेंट है, तो सही आंसर कौन सा है इसमें से? डी कैसे? हाँ डी वाला गलत है। द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस नहीं, एक्चुअली वो पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, तो वो स्टेटमेंट हाँ गलत हो गया। 19th वाले में बी वाला। बी वाला। ठीक, समझ गए आप इन सबको? ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। अब आइए जरा इसमें जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो आपको, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का सीधा तरीका है हाफ मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखूं। फोर केजी मास की वेलोसिटी आपको दी जा रही है 6 मीटर पर सेकंड की, और एक दूसरा 4 केजी का मास है और वो 4 केजी स्टेशनरी है, मान लीजिए दोनों। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। या एक काम करो, दूसरे वाले में भी वेलोसिटी ले लेते हैं। दूसरे वाले की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ले लो। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट कंसेप्ट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी इसमें, निकालिए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, 4 into 6 plus 4 into 4 divided by 4 plus 4, m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2।
सर 2.5। 5 आ जाएगी मेरे ख्याल, हाँ 5 आ जाएगी ना। हाँ ये सर। m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2 करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ट्रस्ट मानो यार, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इन दो में कंफ्यूज होते हुए। मोमेंटम के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दोनों का एक ही मतलब आता है। बट एनर्जी में ये स्टेटमेंट सेम नहीं है। एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग चीज है और एनर्जी ऑफ सिस्टम अलग चीज है। पहले वाले का आंसर कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इट विल बी हाफ टोटल मास 4 + 4 8 और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी कैलकुलेट हुई है उसका स्क्वायर, ये आंसर बनेगा हाफ 8 × 5 स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास की। और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का टोटल, उसमें अलग अलग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ 4 किलोग्राम और 6 का स्क्वायर प्लस हाफ दूसरा वाला 4 किलोग्राम और उसके लिए 4 का स्क्वायर। सेम आंसर नहीं है, एनर्जी में सेम आंसर नहीं, मोमेंटम में सेम आंसर है। अगर स्टेटमेंट लिखा है द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, तो मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफरेंट देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों का मीनिंग टोटली अलग है। समझ पा रहे थे? इनफैक्ट ज्यादा कौन सा आ रहा है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी उसके सेंटर ऑफ मास की एनर्जी से। अच्छा एक और चीज देखिए, हम लोगों ने अभी HCV में कुछ क्वेश्चन किए थे और एक स्टेटमेंट था ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। क्या आंसर निकल के आया था वो, करती है। उस स्टेटमेंट को यूज करो जरा यहाँ पर। 4 किलोग्राम की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड 5 है। 4 किलोग्राम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड आएगी इसकी, अगर इसे 4 किलोग्राम की स्पीड पूछी जाए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 1 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैं पूछूं कि इस 4 किलोग्राम वाले की काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ये उसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो अगर कोई पूछे कि 4 किलोग्राम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो हम कहेंगे हाफ 4 किलोग्राम मास और 6 मीटर पर सेकंड की बजाय इसकी वो वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव आएगी 6 - 5 1, और दूसरे वाले 4 किलोग्राम की काइनेटिक एनर्जी अगर इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो तो ये हो जाएगी हाफ मास 4 और इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये 4 है और सेंटर ऑफ मास 5 है, तो -1 का स्क्वायर। दोनों को मिला करके टोटल देखें अगर तो क्या रहेगा। अब स्टेटमेंट सुनना, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की जब आपने ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट की है तो कितना आंसर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कैलकुलेट करी है तो कितना आंसर आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है तो वो कितना आंसर आ रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का निकाला होगा इसके हिसाब से 100 आ रहा है, सिस्टम की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि ये वाली वैल्यू इन दोनों को मिलाकर 104 आ रहे हैं। सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यानी कि हाफ 4 × 1 स्क्वायर प्लस हाफ 4 × -1 का स्क्वायर, इन दोनों का टोटल ये कितना आ रहा है 4। क्या रिलेशन बन रहा है इनके बीच में,
और ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए नहीं है, जनरलाइज रिलेशन है, एग्जांपल तो आपको समझाने के लिए लिया है। रिलेशन जनरलाइज ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन अ ग्राउंड फ्रेम is equal to the kinetic energy of system in center of mass frame and plus the kinetic energy of center of mass in a more generalized form कह सकते हो ये रिलेशन। और ये हम उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहां पर। मोमेंटम नहीं, नहीं वो कुछ अलग पूछ रहे हैं। दोनों का मोमेंटम एक ही होता है। वो तो डेफिनेशन से हुआ ना कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन की गई है वो डिफाइन ही m1 v1 प्लस m2 v2 बाय टोटल मास की गई है। मैं वो तो एक्चुअली देखो आप क्या है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसमें टोटल मास करेंगे m1 प्लस m2 और उसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो अपने आप में क्या कहता है, वो फॉर्मूला ही इस तरीके से बना हुआ है m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो ये कैंसिल होकर के उतना ही बन जाता है ना, पार्टिकल के मोमेंटम का टोटल ही बन जाता है, वो तो बाय डेफिनेशन है वो चीज। इसको ध्यान देना क्योंकि इसमें गलती होती है भाई, तो हम लोग देख चुके हैं जेई एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का, लोगों ने क्या कर दिया कि दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके बोल दिया कि ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है, जबकि उसका मतलब अलग है। पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे, आंसर आ रहा 104। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे 100 है, सेम आंसर नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट की जाएगी, फिर हाफ टोटल मास और सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का स्क्वायर करके निकालेंगे एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो अलग अलग पार्टिकल के एनर्जी को ऐड करिए, दोनों बराबर नहीं आएंगे। और अगर ये दोनों बराबर होते तो रिंग वाले क्वेश्चन में, जिसमें रिंग अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो सेंटर में तो कोई एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज सेंटर पॉइंट रेस्ट पे, तो रिंग के पास जीरो एनर्जी आनी चाहिए। तो फिर हम जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकालते हैं वो फिर क्या निकालते हैं, वो भी तो एनर्जी निकालते हो हाफ आई ओमेगा से, तो वो रिंग की ही एनर्जी, एक ऐसे रिंग की एनर्जी जिसके सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा इतने रखें थोड़ा सा सोच, बाकी अगली क्लास में अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा। आज कर देंगे सारा। थैंक यू।